मेरा नाम गजेंद्र चौधरी जी। काफ़ी कुछ धनी साहब के बारे में जानने का मौका मिला, एक अपॉर्चुनिटी मिली। पहले से काफ़ी अच्छे तरीके से पहचानते थे, लेकिन एक्सप्लोर किया आज अपने आप को, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। धनी साहब जैसी बहुमुखी प्रतिभा के धनी आदमी से मैं सिर्फ एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आपने सारा जीवन समाज सेवा में, समाज इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड, आपने अभी एक चीज़ बोला था कि ब्राह्मण भी उत्पीड़ित रह चुका है, उत्पीड़न का शिकार हो चुका है। मतलब हम सब अपने आप को कहते हैं कि मेरा उत्पीड़न किया, लेकिन मेरा ही नहीं। जब मैं अपने को देखता हूं तो मेरे को लगता है मेरा क्या, लेकिन सभी का हुआ है। जरूरत है समाज में समरसता की, जरूरत है समाज में इक्वलिटी की। उसमें कोई पीछे है किसी कारण से, कोई आगे है किसी कारण से। जहां शिक्षा का अभाव रहा पिछड़ गया, जहां शिक्षा सर्वोपरि रही आगे बढ़ गया। इतना ही फर्क है। इस समाज में इतनी बहुमुखी प्रतिभा के लोग, अभी आपने कहा एक्सेप्शनल नहीं, ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आप बीच में बैठे हैं। मैं जानना चाहूंगा फ्यूचर में आपका क्या इस जो अपने लेखन के द्वारा अपनी प्रतिभा का आप लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, इसके अलावा कहीं और भी इस्तेमाल करना चाहेंगे, कहीं और भी चाहेंगे कि आप आगे आए इस समाज के उत्थान के लिए? या मतलब किसी कास्ट क्रीड की बात नहीं कर रहा हूं, समाज दलित का मतलब होता है, दलित के स्पेसिफिक ये नहीं कि एससी या एसटी का बात करते हैं। जिसका दलन हुआ है, जिसका दमन हुआ वो दलित होता है, रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड। तो यही मेरी गुजारिश है, यही जानना चाहूंगा कि क्या आप किसी और कार्य क्षेत्र में भी आना चाहेंगे, जुड़ना चाहेंगे, जहां पर आप समाज की सेवा कर सकें, आप जैसे एक्सपीरियंस्ड बहुमुखी प्रतिभा के धनी आदमी का मार्गदर्शन मिल सके? थैंक यू। आप जब भी कोई एक्सेप्शनल कार्य करेंगे, आपको ये समाज टोटली इररिलेवेंट मानेगा। मैं अपनी सेवाएं किसी को भी दे सकता हूं, मेरी सेवाएं लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। मिसाल देता हूं, मैं कल ही देख रहा था। नहीं, आप करेंगे या नहीं करेंगे दूसरे क्षेत्र में, लेना कोई चाहता है नहीं चाहता है वो एक अलग चीज है। आप क्या चाहते हैं? अब तक का मेरा तजुर्बा यह है कि कोई चाहता नहीं। मैं चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं तो मेरा सवाल का जवाब भी यही है कि मैं करने के लिए तैयार हूं। लेकिन अभी मैं कल ही देख रहा था, बीएसपी 1984 में पैदा हुई और 1984 तक मैं इतना काम कर चुका था। 1964 में मैं रेडियो टॉकर था ऑल इंडिया रेडियो से। मेरे रूपक भी रेडियो पर आया करते थे। टीवी, सैटेलाइट टीवी चला तो उस वक्त से मैं टीवी पर जाने लग गया था। मतलब आई एम वन ऑफ द एक्सेप्शंस। जो ये ओपनिंग्स थी अवेलेबल तो सबको थी, लेकिन किसी भी कम्युनिटी का आदमी ऐसे नहीं पहुंच रहा था। लेकिन 1989 में जब मैं रिटायर हुआ तो मैंने सोचा कि मेरी सेवाओं का कुछ लाभ होना चाहिए। कांशीराम से मैं मिलने गया रेगरपुरा में। टूटे से 2 छोटे छोटे कमरे थे ऊपर वाले मंजिल के। उसको मैंने ये 4 किताबें भेंट की। एक बाहर है, ये 4 किताबें भेंट की। उनको मैंने बताया कि मैंने आईएएस छोड़ दिया है, इन हालात में छोड़ा है, और मैं चाहता हूं कि आप ये देखें कि क्या मैं आपके किसी काम आ सकता हूं। और मैं अपने बारे में और कुछ नहीं कहना चाहता। ये किताबें हैं, इनको आप देख लीजिए, इसके बाद आप अंदाज़ा लगाइए। 2 महीने के बाद मैंने कांटेक्ट करना चाहा, मुश्किल से वो लाइन पर आए। फिर मैं दोबारा गया और उनसे पूछा कि आपने क्या किया। उन्होंने कहा कि किताबें तो आप दे तो गए थे, मैं ट्रेन पर जा रहा था तो कोई उठा ले गया। ना कोई बात नहीं, मेरे पास और है, एक सेट मैंने उनको और दे दिया। उसके बाद मैंने कई बार उनसे मिलने की कोशिश की और कभी भी वो टेलीफोन पर नहीं आए, कभी मेरे से उनकी मुलाकात नहीं हुई।
क्या मतलब? यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये सिर्फ एक यानी जिस एंगल से आप पूछ रहे हैं उससे, पॉलिटिक्स जो है वो डर्टी शब्द है, डर्टी उसके तरीके हैं। हम एक यानी दिमागी सवाल को सामने रखकर करें। कांशीराम ने, यानी अब तो उस वक्त तो वही था दलितों का एक तरह से थिंक टैंक, उसने बामसेफ के आधार पर यानी एम्प्लॉयज की एक संस्था बनाई, एम्प्लॉयज से पैसा लिया, और चूंकि एम्प्लॉयज थे वो उसकी पार्टी में आ नहीं सकते थे, क्यों? जब तक नौकरी छोड़ेंगे नहीं। बाकी लोगों को उसको जरूरत नहीं थी, उसने एम्प्लॉयज का पैसा लिया, पर्सनल यूज के लिए लगाया और अपनी कोई संस्था नहीं बनाई। आज तक बीएसपी में कार्डर नहीं है। जो हम एक्सप्लॉयटेशन का इल्जाम बाकी लोगों पर लगाते हैं वो 100% ये इस किस्म के एग्जाम्पल है। तो अब आपके सवाल का जवाब गहराई में न जाते हुए आप यहीं पर कहिए कि मेरी सेवाओं को कौन लेना चाहेगा? खतरा क्या उसको? खतरा ये है कि जो आदमी इतना काबिल है वो अगर आ गया और उसकी बातें सुने और मेरी बात सुनेंगे तो लोग तो इसकी तरफ हो जाएंगे, तेरी कुर्सी छिन जाएगी। इसलिए मुझे कोई भी ले जाना चाहेगा, अगर उसने कुर्सी रखी हुई है उसकी कुर्सी को खतरा हो जाएगा, और अगर आपके पास कुर्सी है तो ये आपके ऊपर भी लागू होगा। मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर कर दूं इस बात में, बिकॉज आपने दो चीजें बहुत अच्छी की। मैं अभी ऑब्जर्व कर रहा था, हम लोगों के लिए एक पब्लिक बॉडी है, जैसे डीडीए जयपुर में चले गए, जेडीए या हरियाणा में चले गए भिवानी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, फरीदाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी है। लाइक ऑल दीज बॉडीज आर नॉन एज लोकल बॉडीज। देयर मेन मोटिव इज टू प्रोवाइड होम्स टू होमलेस पीपल। मैं क्लियर हूं मेरे ख्याल से इस मामले में? लेकिन वहां पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। वहां पर एक आईएएस है, वो भी अप्लाई कर सकता है, उसको भी मिल जाएगा। वहां पर पीसीएस है, उसको भी मिल जाएगा, आईपीएस है, उसको भी मिल जाएगा, क्लर्क है, उसको भी मिल जाएगा। इस फैक्ट के बावजूद के सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज की हाउसिंग नीड्स को पूरा करता है। एम आई राइट? उसके बाद दूसरा हमारा डिपार्टमेंट है सबसे बड़ा, रेलवे का। इंडियन रेलवे हाउसिंग वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, जो रेलवे के एम्प्लॉयज को, सर्विंग और रिटायर्ड दोनों को, उनकी एकोमोडेशन की आवश्यकता को पूरा करता है। नंबर 3 पर हमारा आता है डिफेंस। डिफेंस के लिए भी हमारी AWHO है, एयर आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन। वो डिफेंस पर्सनल, वेदर सर्विस, इन सर्विस और रिटायर्ड, उनकी एकोमोडेशन की नीड्स को पूरा करता है। रिटायरमेंट होने के बाद भी उनको एकोमोडेशन बनाता है, प्रोवाइड करता है। इसके अलावा लोकल बॉडीज हो गई, स्टेट की अपनी अपनी हाउसिंग बोर्ड्स हो गई, हाउसिंग यूनियंस हो गई। इसके अलावा दुनिया भर के प्राइवेट बिल्डर बैठे हैं, जो अपना एक मोटा प्रॉफिट लेकर के आम आदमी को बोलते हैं या सभी को बोलते हैं कि आप घर लीजिए। लेकिन आज अगर समस्या की बात करें तो मेरे ख्याल से हम में से जितने भी बैठे होंगे कहीं ना कहीं एक इस समस्या से जूझे हैं किसी लेवल पे। हो सकता है अभी छोटे लेवल पे, हो सकता है कभी बड़े लेवल पे। हाँ, वही मैं बोल रहा हूं। तो मैं एक ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश कर रहा हूं। हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं बहुत कुछ करने के लिए, नॉन प्रॉफिट नो लॉस बेस पर, इस तरीके से। तो मैंने ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश करना है, कर रहा हूं, मैं उसमें लगा हूं। आपसे मैंने बात भी किया था, तो बड़ा क्लियर कट मैंने आपसे, मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं कि पॉलिटिक्स या प्रॉफिट या चेयर। मैं आपको चेयरमैन ऑफर करता हूं, आप बनाइए नो प्रॉफिट नो लॉस पर, ताकि बिल्डर के पास वो प्रॉफिट ना जाए, ताकि किसी दूसरे का एक्सप्लोटेशन ना हो। आप उसको संभालिए। एक दूसरा, पॉलिटिक्स डर्टी नहीं है। आई डिफेंड यू, आई एम सॉरी। आपने कहा पॉलिटिक्स के दम पे सारी दुनिया चल रही है। पॉलिटिक्स वो है जिसके दम पर हम अपना एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं। पॉलिटिक्स आज नहीं थी, पॉलिटिक्स चाणक्य के टाइम में भी थी, उससे पहले भी थी। पॉलिटिक्स ही वो महामंत्र है जिसके द्वारा हम इस देश की सरकार को चला रहे हैं, जिस इसके सिस्टम को चला रहे हैं। चाहे डिक्टेटरशिप है तो वहां भी पॉलिटिक्स का इन्वॉल्वमेंट है, लोकतंत्र शाही है वहां भी पॉलिटिक्स का इन्वॉल्वमेंट है, और अगर कहीं पर ऑटोक्रेसी है वहां पर भी पॉलिटिक्स है। सवाल आपका फिर नहीं बना है।
तो सवाल नहीं, मैं क्लैरिफिकेशन, मैंने कहा था मेरा सवाल ऑफर किया है, निचोड़ गया बात का, तो ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बता दिया, काम बता दिया। ठीक है जी हाँ बस ये बात जी। तो बड़ा सीधा सा ऑफर, मेरी कुर्सी का डर नहीं है मुझे। ओके ओके। चेयरमैन जिसमें कैप्टन बिश्नोई गवाह हैं, मुझे ये इसमें मैंने मेंशन भी किया है, टीएल वर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने मुझे चेयरमैन का ऑफर ही नहीं दिया, मुझे चेयरमैन बना दिया। उनके कुछ यानी जो थे, यानी हिमाचल में, चंडीगढ़ में वगैरह जो उनके जो थे प्लांट्स वगैरह, वहाँ पर भी मैं गया। कैप्टन साहब भी जब मैं जाता हूँ तो ये ढूंढ लेते हैं मुझे, ये भी वहाँ तक पहुँचे, फिर हम इकट्ठे भी गए, ये उनसे भी मिले थे। और मैंने वहाँ जाकर देखा कि ये एक ट्रैप है। मैंने इनको बताया, इन्होंने एग्री नहीं किया था। ये ट्रैप है, हथकड़ियाँ मुझे लग जाएंगी और बच ये जाएंगे। और मैं बहाने लगाकर, इस किताब का बहाना लगाया मैंने, मैन ऑफ मिलेनियम फॉर, कि भी मेरा काम है, मैं जा रहा हूँ, फिर आ जाऊँगा। और मैं वो छोड़कर आ गया। उसके बाद पता चला कि चाइना से वो कुछ, वो उनका यानी बहुत सारे काम थे, उसका ग्लास का भी था, वो कुछ आता था, और वो उसमें पकड़ यानी वो कंपनी पकड़ी गई और उनका केस सुप्रीम कोर्ट तक गया। 20 लाख का उनको जुर्माना लगा। आगे क्या हुआ, कैसे हुआ, अगर मैं उस दिन होता तो मैं तो वहाँ चला जाता। अपने आप को तो उन्होंने बचा लिया और मुझे वो नहीं बचाते। Sir, this is the politics. This is not the clear-cut answer. You have to say कि if there is something politics in my offer, इसमें नहीं है, मेरा भाव ये नहीं है, भाव वो नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि चेयरमैनशिप की सिर्फ ऑफर नहीं, मुझे आई वॉज अपॉइंटेड, आई रिमेन्ड, आई टूवर्ड ऑल दी पोजिशंस। यहाँ दिल्ली में कीर्तिनगर में भी उनके ऑफिस, वो सारा देखा, सब कुछ दिखाया उन्होंने ही। उन्होंने कहा कि हम अपने सिर के ऊपर आपको बिठाते हैं। चलो ऐसा है, हाँ, ये बनाना चाहते हैं, आपको उसका जवाब दो बाद में। ओके, चलो वो बात का फिर आपस में बातचीत कर लेंगे, देख लेंगे। ओके।